इस न्यूज़ चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह उसकी अपनी रॉय एच, जिसकी पुष्टि डेमोक्रेसी पोस्ट इंडिया नहीं कर। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर अफरा तफरी मच रही है ईवीएम को लेकर, ईवीएम में बहुत सारी गड़बड़ बताई जा रही हैं और ईवीएम को लेकर उसका प्रशिक्षण भी किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ईवीएम में किस तरीके से गड़बड़ हो सकती है। लोगों का मानना है जिस चीज को व्यक्ति ने बनाया है वो खराब हो सकती है, उसके अंदर संशोधन हो सकता है, उसके अंदर खामियां हो सकती हैं। इन्हीं चर्चा के साथ हमारे बीच में आंकड़ों के ज्ञाता राजनीतिज्ञ केसी पिप्पल जी हमारे बीच में आए। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ईवीएम का जो मसला है पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है। हम बात करें सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मोदी, आपका चैनल का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। सर, इस समय ईवीएम का जो मामला है पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ना चुनाव आयोग बात करके राजी है, जब चुनाव आयोग बात नहीं कर रहा है तो फिर उसका मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी आया है, सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया है। आपका क्या मानना है? देखिए, अभी देखने में आया है कि ईवीएम का मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ रहा है और इसके ऊपर बहुत सारे संगठन पूरे देश भर के जो सामाजिक संगठन हैं और एनजीओ हैं, सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे जुडिशरी के जो वकील हैं, तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लग रहा है आम जनता भी इस ईवीएम मुद्दे के साथ में जुड़ती चली जा रही है। कांग्रेस के जो प्रबंधक हैं एक तरह से जयराम रमेश जी, उन्होंने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उन्होंने भी उसके बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था वैसा एक्शन नहीं लिया है, बल्कि चुनाव आयोग अपने जो पुराना रवैया है उसी पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो इलेक्शन है 2024 का वो ईवीएम से ही हो और दूसरे कोई नए तरीके नहीं अपनाए जाएं। जी, तो ये मुद्दा अगर इसी तरीके से चुनाव आयोग ने अपना अड़ियलपन का रुख अपनाया तो ये जन आंदोलन के रूप जो ले रहा है, ये बहुत जल्दी जिस तरह से एक आपने देखा होगा कि 1975 के बाद में, इमरजेंसी के बाद में जी, जो इलेक्शन 77 में हुआ, उधर जनता पार्टी बनी तो बहुत सारे विभिन्न दल इकट्ठे हुए थे और इंदिरा गांधी की उस समय सरकार होती थी उसके खिलाफ, और एक तरह से इमरजेंसी का माहौल था, घोषित इमरजेंसी थी। और आज देश में लोग कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है, किसी की न बात सुनी जाती है। अगर कोई अपनी बात कहता है, दावे के साथ रखता है, तो उनको मतलब उसके ऊपर चाहे पुलिस से हो, ईडी से हो, सीबीआई से हो, किसी भी मतलब संस्था के द्वारा उनके ऊपर दबाव बना दिया जाता है और उसकी आवाज़ जो बंद कर दी जाती है। तो इसलिए ये जो आंदोलन है, जब कोई जनता का आंदोलन बन जाता है तो उसकी आवाज़ बंद करना बहुत मुश्किल होता है। जब इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत मतलब जनता पार्टी के समय में आवाज़ बंद करने की कोशिश की, पत्रकारों को अरेस्ट किया गया इसी प्रेस क्लब से, और पूरे देश भर में बहुत सारे नेताओं को अंदर डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन रुका नहीं और परिवर्तन हुआ, सरकार मतलब चली गई। तो मैं समझता हूँ आज का जो मुद्दा है, आज के समय में ना तो मुझे लग रहा है इंडिया जो गठबंधन बना है ये इफेक्टिव लग रहा है, और ना जो बहुत सारी पार्टियां जो अलग अलग मंचों से अपनी आवाज़ उठा रही हैं वो कोई इफेक्टिव लग रहा है। कोई परिवर्तन करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। लेकिन जनता का आंदोलन जिस तरह से जनता पार्टी का हमने देखा आंदोलन उस समय, उसी तरह का एक आंदोलन ईवीएम को लेकर के बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इसके साथ में सारी पार्टियां जुड़ जाती हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, तो ये देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और जनता जो है
चेंज करती है जब भी मतलब इमरजेंसी की स्थिति होती है, चाहे घोषित इमरजेंसी हो चाहे अघोषित इमरजेंसी हो। जनता के ऊपर कोई भी नहीं है, और लोकतंत्र अगर देश में जिंदा रखना है तो मैं समझता हूँ आज जो जिम्मेदारी है सबसे बड़ी वो जनता की है। और जनता जिस तरह से एकजुट हो रही है, और इसको देखते हुए मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लगा दी जाएगी। सर मैं जनता अपनी आवाज मतलब इतनी तेजी से नहीं उठा पाए। सर, जिस तरीके से बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है या बैलेट पेपर लाया जाता है उसकी काउंटिंग होती है, लेकिन अभी चुनाव आयोग के पास में ये आंकड़े नहीं है कि हमारे पास इतनी ईवीएम है। आपने देखा होगा एक छोटी छोटी गाड़ियों में ईवीएम मिलती हैं, कूड़ेदान पे ईवीएम मिलती हैं, तो क्या ये चुनाव जो है ईवीएम से फेयर होता है? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ मशीनों का, और चूंकि मैं उसमें व्यवस्था में भी रहा हूँ, इलेक्शन कराए भी हैं, ये भी हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन जो है उसमें गड़बड़ी होती है कि नहीं होती है। जो भी मतलब सरकार व्यवस्था जिम्मेदारी होती है सरकार की फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, और चुनाव आयोग को जिम्मेदार मतलब उसमें बनाया जाता है, और वो अपनी व्यवस्था करते हैं, चाहे फोर्स की व्यवस्था हो, चाहे मतलब ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था हो, या मशीनों की व्यवस्था हो, या मतलब बैलेट पेपर की व्यवस्था हो। होने के लिए तो बैलेट पेपर को भी मतलब रिगिंग होती थी, उसमें मतलब उनके लूट होती थी बैलेट पेपर की, उसमें भी हो सकता है और मशीनों में भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन के लिए और मतलब सरकार की जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, लोकतंत्र की रखवाली की जिम्मेदारी जो है, लोकतंत्र की और संविधान की रखवाली की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। चुनाव आयोग उन्होंने सरकार ने ही उसको नियुक्त किया है, तो पहले तो नियुक्त में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो जिसको चुनाव आयोग को मतलब जो अथॉरिटी है, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो मतलब उनकी जो बनाने वाली जो समिति है चुनने वाली, वो ऐसी समिति हो कि चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास सभी का हो। तो उसमें जैसे चीफ जस्टिस को हटा देना उसमें से समिति में से, ये कोई मतलब एक अच्छी बात नहीं। यहाँ पर एक शक पैदा होता है कि चुनाव आयोग मतलब जो है सरकार जो है अपने मन का बनाना चाहती है जो इलेक्शन कमिश्नर है। तो इसको पहले तो दुरुस्त करना चाहिए, और इसको जो है इसके ऊपर जनता को ईवीएम के साथ में ये मुद्दा भी जोड़ना चाहिए कि जो सर्च कमेटी है, जो चुनाव होता है इलेक्शन कमिश्नर का, वो भी मतलब जो है ऐसा हो कि एक अच्छे आदमी को जिसके ऊपर विश्वास हो, ऐसे आदमी को चुन करके लाया जाए इलेक्शन कमिश्नर, तो निश्चित रूप से वो अच्छा मतलब इलेक्शन कराएगा। जैसे टीएन शेषन का नाम लेते हैं लोग कि उन्होंने इलेक्शन अच्छा कराया था। और आज के समय में जब मतलब इस समय मतलब लोग त्राही कर रहे हैं, तो एक अच्छे इलेक्शन कमिश्नर की बहुत ज़रूरत है। कम से कम 2024 का ये इलेक्शन है, चाहे मशीन से हो या बैलेट से हो, जिससे भी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करे जनता के सामने तो वो ईमानदार है, निष्पक्ष है। लेकिन सर बात वही आती है, जब प्रजा का राज है, प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, तो सर प्रजा की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? प्रजा चाह रही है, जनता चाह रही है कि यहाँ से ईवीएम हटनी चाहिए। और आप देख रहे हैं सर धरने प्रदर्शन, हर एक राज्य के अंदर ईवीएम को हटाने के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो सर सरकार को सोचना चाहिए या चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। देखिए, कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो राज सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है जी, और जिसके पास राज सत्ता है वो पार्टी चाहती है कि ये राज सत्ता मेरे पास ही रहे, दूसरे के पास नहीं जाए। लेकिन राज सत्ता एक ऐसी मतलब चीज है कि जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा ताकत का मतलब वोट की ताकत जिसके पास ज़्यादा होती है उसके पास चली जाती है। ये ना किसी के पास परमानेंट रही है और ना किसी के पास परमानेंट रहेगी। जिनके पास भी रही है, जिन्होंने जिसको बहुत ताकत के साथ पकड़ा है, तो आप देखिए कोई भी लोहे की छड़ है, उसको जितनी आप ताकत के साथ में पकड़ेंगे उतनी आपकी जो है पकड़ ढीली पड़ जाएगी। तो इस सत्ता को अगर तेजी के साथ ताकत के साथ जो पकड़ता है उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो स्वतः ही उसके हाथ से छूट जाती है। तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया है और ये इनकी पकड़ जो है स्वतः ही ढीली हो जाएगी। सब व्यक्तिगत मानना क्या है आपका, ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, मेरे व्यक्तिगत, चूंकि मैं भी एक मतदाता हूँ जी, तो व्यक्तिगत मत तो मेरा ये है कि भाई मेरे को ये पता रहना चाहिए कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ जी। तो इसलिए जिसमें मतलब जैसे मेरा विश्वास है कि मतपत्र से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन मुझे जो है ये विश्वास हो कि मैंने जिसको वोट दिया है
उसको जी। तैयार है।